हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट ए टॉपिक ऑफ सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। हम सबसे पहले ये बताएंगे कि सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न में होता क्या है। सेल डिवीज़न में आपने देखा होगा कि हम पढ़ते हैं सेल जो होती है, मतलब कि उसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और सेल क्या करती है, अपने आप को ग्रोथ करती है। मतलब कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है और सेल जो ग्रोथ कर रही है, ये दोनों क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटेड वे में होते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, सेल साइकिल बोलते हैं। अब सेल डिवीज़न में क्या होता है कि सेल जो होती है अपने आप को प्रॉपर तरीके से मतलब डिवीज़न कर रही है। लाइक एज कि आपने देखा होगा माइटोसिस के अंदर और एक म्यूसिस के अंदर, उसमें भी क्या होता है कि सेल जो होती है अपने आप को डिवाइड करती है। जैसे आपको कोई कट लग जाता है, कट लगने के बाद वो बाउंड धीरे धीरे भरता है, तो वो किसकी वजह से हो रहा है, वो एक्चुअली हो रहा है सेल डिवीज़न की वजह से। मतलब सेल ने धीरे धीरे डिवीज़न करा, वो डिवाइड होके मतलब बड़ी हुई और उसने क्या करा, अपने आप को सारे बाउंड को भर दिया। वो हुआ किसके थ्रू, माइटोसिस के थ्रू। ऐसे ही आपने देखा होगा कि मतलब आप जैसे oogenesis पढ़ते हो, मीन्स दैट कि जो ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है उसके अंदर भी सेल साइकिल होती है। सेल साइकिल मीन्स दैट कि उसके अंदर भी डिवीज़न होता है। जैसे कि उसके अंदर oogenesis होता है। oogenesis के अंदर क्या होता है कि सेल जो होती है वो डिवीज़न करती है। सेल डिवीज़न, उसमें सेल डिवीज़न के साथ साथ क्या होता है, उसमें क्रोमोसोम का नंबर भी मतलब डिवीज़न करता है। उसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। मतलब कि ये हो गया डिस्कशन मतलब सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। अब हम इसके बारे में क्या करते हैं कि इसमें कुछ स्टेजेस आती हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा, G1 स्टेज होती है, S फेज़ होती है, G2 होती है और इसमें एक होती है G0 स्टेज होती है। अब जैसे कि मैं G1 के बारे में बताऊं, G1 हो गया, उसके बाद S फेज़ हो गया, उसके बाद G2 फेज़ हो गया, अब G0 फेज़। ठीक है, G0 फेज़ आती है। अब इसमें तो अलग अलग स्टेज के अंदर अलग अलग प्रोसेस होता है। ठीक इसी तरीके से इसमें क्या होता है कि जो सेल होती है इसमें क्या होता है, प्रोफेज़ होता है, मेटाफेज़ होता है, एनाफेज़ होता है, उसके बाद टीलोफेज़ होता है। ठीक है, अब देखो हर सेल मतलब डिवाइड करती है, लेकिन कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो डिवीज़न नहीं कर पाती। जो सेल्स डिवीज़न नहीं कर पाती वो सेल्स G0 स्टेज से निकल के इनएक्टिव स्टेज मतलब वो इनएक्टिव स्टेज में चली जाती हैं, वो G0 के अंदर चली जाती हैं। तो वो उनको हम दे देंगे मतलब G0 नाम दे देंगे, क्वेसेंट स्टेज मतलब कि। ठीक है, उसके बाद जो सेल्स S फेज़ जो होता है उसके अंदर एक्चुअली होता क्या है कि जो सेल आपका जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो S फेज़ के अंदर होता है और G1 जो फेज होती है उसके अंदर जो सेल होती है वो अपने आप को क्या कर रही होती है, ग्रोथ कर रही होती है। अब इसमें अलग अलग प्रोटीन्स का भी फॉर्मेशन होता है। उसके बाद जैसे कि अब हम प्रोफेज पे आ जाते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। आपका जो सेल डिवीज़न ये हुआ है, मतलब सेल डिवीज़न में एक्चुअली हो क्या रहा है, जो आपकी सेल डिवीज़न करेगी वो आपकी करेगी कौन सी स्टेज में करेगी, एनाफेज स्टेज में। अब आपको ये पता होना चाहिए सेल जो डिवीज़न में बोल रही हूँ वो किसके थ्रू कर रही है, सेंट्रोमियर के थ्रू कर रही है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो सेंट्रोमियर वर्ड यूज़ हुआ है वो एक्चुअली होता क्या है। अब हमें यहाँ पे सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न चैप्टर में सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, इसमें बहुत सारी टर्म्स यूज़ होती हैं। जब तक हमें वो टर्म्स क्लियर नहीं होंगी तब तक हमें मतलब चैप्टर के बारे में समझ में नहीं आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे अगर मैं आपको बताती हूँ कि सेंट्रोमियर, आपको सेंट्रोमियर के बारे में बताती हूँ। आपको इसमें आपने क्रोमोसोम भी पढ़े होंगे, आपने सिस्टर क्रोमेटिड्स भी पढ़ा होगा, आपने नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स भी पढ़ा होगा। मतलब ये सारी टर्म्स जो यूज, काइनेटोकोर पढ़ा होगा। अब जब तक हमें ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी कि होती क्या है तो हमें समझ में नहीं आएगा। अब देखो मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि लाइकेस, देखो ये एक सेंट्रोमियर है। ठीक है, मैं एक क्रोमोसोम का डायग्राम बनाने जा रही हूँ। जैसे देखो मैं आपको एक, देखो ये हुआ जैसे, तो इसमें क्या है कि देखो ये क्या है, आपकी सेंट्रोमियर है। सेंट्रोमियर के अंदर क्या होता है, मतलब बाहर की तरफ कुछ आर्म्स होती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड्स बोलते हैं। अगर ठीक ऐसा ही डायग्राम मैं यहाँ पे बनाऊँ, इसको भी हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे, इसको जो सेंटर में होगा उसको सेंट्रोमियर बोलेंगे और इसके बाहर जो ये होंगी इनको हम बोलेंगे आर्म्स बोलेंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ, इस सेंट्रोमियर के बाहर एक आर्म लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, सॉरी, उस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर बोलते हैं। अब देखो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए, देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं जो एक ही सेंट्रोमियर से, ये दोनों जो आर्म्स लगी हुई हैं ये इसके साथ क्या है, चिपकी हुई हैं, टुगेदर है एक दोनों के साथ, तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, ओके। अब देखो एक सेंट्रोमियर ये रही
एक सेंट्रोमियर ये रही, मतलब कि दोनों क्रोमोसोम अलग अलग हो गए, दोनों क्रोमोसोम की जो सेंट्रोमियर है वो अलग अलग हो गई। मीन्स दैट कि अगर मैं इसकी बात करूं और इसकी बात करूं तो ये दोनों क्या हो गई, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हो गई, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि सेंट्रोमियर क्या होती है, हमें ये पता चल गया कि सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होती हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब एक्चुअली आपको ये पता होना चाहिए कि क्रोमेटिड्स क्या होती हैं। देखो, एक क्रोमोसोम जो है, एक क्रोमोसोम ये रहा पूरा आपका, ये पूरा जो है मिलके बना हुआ है, ये पूरा एक क्रोमोसोम हो गया। अब आपको याद रखना है कि एक क्रोमोसोम के अंदर 2 क्रोमेटिड्स होती हैं। देखो, अगर ये क्रोमेटिड्स जो हैं, ये रही एक क्रोमेटिड्स, ये रही एक क्रोमेटिड सीरी, मीन्स दैट कि इनको मिला के मीन्स दैट कि जो आपका ये आ रहा है, मतलब काइनेटोकोर जो आ रहा है बीच में, काइनेटोकोर से अटैच होती हुई जो सेम ये बनी हुई है, इसको हम क्या बोल देंगे, क्रोमेटिड्स बोल देंगे। ठीक है, और अगर यहाँ पे इसकी क्या बोला था मैंने, ये क्या हो गया, काइनेटोकोर। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, सेंट्रोमियर। ठीक है, ये हो गया सेंट्रोमियर, ये आपका हो गया काइनेटोकोर, ये आपकी हो गई क्रोमेटिड्स, ये आपकी हो गई सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये हो गई आपकी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कि अब क्वेश्चन आता है जैसे लाइक एज कि ये कोई पूछने लग जाए या एग्जाम में पूछने लग जाए कि मतलब एक क्रोमोसोम के अंदर कितनी क्रोमेटिड्स होती हैं, तो देखो एक ये रहा आर्म्स और एक ये रहा आर्म्स, तो इसको मिला के हम क्या बोलेंगे, एक क्रोमेटिड। एक ये रही आर्म्स और एक ये रही आर्म्स, मतलब इन दोनों आर्म्स को मिला के क्या बना, एक क्रोमेटिड। मीन्स दैट कि एक क्रोमोसोम के अंदर 2 क्रोमेटिड होती हैं। हमें ये अच्छे से क्लियर हो गया कि सेंट्रोमियर क्या होती है, काइनेटोकोर क्या होता है, क्रोमेटिड्स। अब देखो, जो एक्चुअली आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है नीट के अंदर, आप जब बुक खोल के देखोगे, ये देखा होगा आपने, जो सेंट्रोमियर होती है, क्वेश्चन पुटअप होता है यहाँ से कि जो सेंट्रोमियर होती है, इसके जो बाहर 2 क्रोमेटिड जो लगी हुई है, ये डायरेक्टली अटैच्ड होती हैं किससे, तो ये डायरेक्टली अटैच्ड है, ये दो जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं, ये आपस में किससे अटैच है, सेंट्रोमियर से। अगर मैं ये क्वेश्चन आने लग जाए, अगर 2 सिस्टर क्रोमेटिड की बात करेगा तो आंसर आएगा सेंट्रोमियर, और अगर क्रोमेटिड्स की बात करेगा, ओनली क्रोमेटिड्स की बात करेगा, तो उसमें आ जाएगा काइनेटोकोर। अब देखो, सेंट्रोमियर के जस्ट बाहर एक मैंने आपको बताया कि डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर। अब देखो, ये जो काइनेटोकोर होता है, ये आपके स्पिंडल फाइबर से क्या होता है, अटैच्ड होता है। अगर अब मैं इन सब चीज़ों को डिस्कस क्यों कर रही हूँ, जब आप सेल डिवीज़न पढ़ रहे हो, मैंने आपको बोला कि सेल डिवाइड करती है एनाफेज स्टेज के अंदर। ठीक है, बोला एनाफेज स्टेज के अंदर डिवाइड कर रही है, तो डिवीज़न में कौन हेल्प करेगा, ये सेंट्रोमियर डिवीज़न में हेल्प करेगी। जैसे कि आपने देखा भी होगा, अगर किसी चीज़ का आप डिवीज़न करते हो, मींस दैट कि आप प्रॉपर उसको 2 पार्ट में इक्वल डिवाइड करते हो, तो सेंट्रोमियर ही ऐसा, मतलब सेंट्रोमियर क्या करेगी, इन दोनों जो आर्म्स है इनको इक्वल पार्ट में डिवीज़न करने में हेल्प करेगी। क्या, सेंट्रोमियर। क्वेश्चन आ भी चुका है कि जो सेल डिवीज़न में हेल्प करता है वो कौन करता है, आपका करता है सेंट्रोमियर। ठीक है, और अगर क्वेश्चन आ जाता है कि जो क्रोमेटिड 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होती हैं वो किससे अटैच होती हैं, सेंट्रोमियर से, और जो आपकी सिस्टर ओनली क्रोमेटिड्स की बात करेगा तो वो किससे अटैच होती हैं, काइनेटोकोर से। ये सारा डिस्कस हो गया। ठीक है, अब मैं सबसे पहले आपको क्या करूँगी, एनसीईआरटी डिक्टेट कराने वाली हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी जब आप समझ पाओगे अच्छे से, तो उसके बाद क्या है कि आपको मैं एक इस क्वेश्चन के बारे में भी बताऊंगी, नीट में जो क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक के ऊपर वो भी बताऊंगी। देखो, मैं मेटाफेज स्टेज को इसलिए बता रही हूँ, इसको मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने आपको ये यहाँ पे समझाया है, जिससे आपको ये समझ में आ सके कि मतलब सेंट्रोमियर वर्ड यहाँ पे मैंने यूज़ करा है, क्रोमेटिड्स यूज़ करा है, क्रोमोसोम यूज़ करे हैं, तो वो सारे वर्ड इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो, मैंने आपको बताया था कि देखो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, ये वैसे मेटाफेज स्टेज है, जैसे मैंने कि यहाँ पे आपको पढ़ाया था कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। मेटाफेज जो स्टेज होती है उसको मैं डिस्कस करती हूँ। मेटाफेज जो ये है स्टेज, इसके अंदर से मतलब क्वेश्चन नीट में पूछना कंपलसरी है, हर बार इसमें से क्वेश्चन आता है, फिक्स है ये। मैं जो कराने जा रही हूँ ये मतलब आप ये समझ लो कि आपको अगर आप इसमें अपना बेस्ट देते हो तो आप 4 नंबर गेन कर सकते हो, और अगर आपने इसका नेगेटिव कर दिया तो 5 नंबर आपके चले जाएंगे। अब देखो यहाँ से एट दिस स्टेज मेटाफेज
क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स। मैंने आपको यही बताया था कि जो क्रोमोसोम होता है वो मेड अप होता है 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स से। लाइक गैस देखो, ये 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हो गई, एक क्रोमोसोम बना हुआ है, ठीक है। 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स विच आर हेल्ड टुगेदर बाय द सेंट्रोमियर। यही बताया था कि अगर दो क्या बोलते हैं आपकी, वो हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होती हैं वो आपस में क्या बोलती हैं, हेल्ड टुगेदर होती हैं बाय द सेंट्रोमियर। अब आगे देखना, स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स एट द सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर। जो सेंट्रोमियर है इसके पास में क्या होता है, एक स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर है, उसको हमने क्या बोला, डिस्क शेप स्ट्रक्चर ऑफ द सेंट्रोमियर आर और कॉल्ड काइनेटोकोर। उसको हमने क्या बोल दिया, काइनेटोकोर। दी स्ट्रक्चर सर्व एज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। मैंने बोला था कि जो काइनेटोकोर होता है वो स्पिंडल फाइबर के अटैचमेंट में हेल्प करता है। अब देखो एक लाइन ये रही, देखो 1 क्रोमेटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम, मतलब कि क्या बोल रहा है, 1 क्रोमेटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम, ठीक है, 1 क्रोमेटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम कनेक्टेड बाय इट्स काइनेटोकोर, ठीक है, किससे कनेक्ट हो गया, काइनेटोकोर। और जबकि आपने यहाँ लाइन जो पढ़ी थी, 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होती हैं वो अटैच्ड होती है आपकी सेंट्रोमियर से, और जबकि जो ये है 1 क्रोमेटिड की बात करेगा तो 1 क्रोमेटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम कनेक्टेड बाय इट्स काइनेटोकोर टू स्पिंडल फाइबर फ्रॉम 1 पोल एंड इन सिस्टर क्रोमेटिड कनेक्टेड बाय इट्स काइनेटोकोर टू स्पिंडल फाइबर फ्रॉम अपोजिट पोल। इसमें मतलब अच्छे से आराम से समझ में आ गया आपको कि जो अगर 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स की बात कर रहा है तो उसमें आंसर आएगा सेंट्रोमियर, और अगर सिर्फ ओनली क्रोमेटिड्स की बात कर रहा है तो उसमें आंसर आ जाएगा काइनेटोकोर। ऐसा नीट में कोई भी ऐसा अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ, ऑलमोस्ट आपने देखा होगा, इसमें खोल के देखना आपको हर इस लाइन से हर बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। 101% हर बार घुमा के देता है, लेकिन एग्ज़ाम में क्वेश्चन जरूर आता है। मीन्स दैट कि आपका अगर आप इस टॉपिक को अपना क्लियर कर लेते हो तो आपके मतलब 4 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। मैं आपको हालांकि सारे स्टेजेस पढ़ाऊंगी जो आप एनसीईआरटी में देख रहे होंगे, ये सारी स्टेजेस बस मैंने आपको सिर्फ इस वजह से पढ़ाया है, ये टॉपिक इस वजह से पढ़ाया है जिससे आपको मतलब ये जो टर्म्स दे रखी हैं वो क्लियर हो सकें। लाइक ऐसे अगर आपको यही नहीं पता होता कि क्रोमेटिड्स क्या होती हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होती हैं, मतलब सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होती हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होती है, सेंट्रोमियर क्या होता है, काइनेटोकोर क्या होता है, तो आप कैसे डिफ़ाइन करते, मतलब कैसे आपको समझ में कैसे आता, सब ऐसे ही चलता रहता। तो आपको अब इस टॉपिक से आपको ये समझ में आ गया कि मतलब आप सबसे पहले तो ये कि एक क्रोमोसोम के अंदर ही ये सारी चीज़ें होती हैं, और क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, डीएनए के अंदर क्या होता है, जीन्स होते हैं। तो मतलब कि हम अब इस टॉपिक के अब मैं जो सारी स्टेजेस आपको बताई हैं कि जैसे कि मैंने आपको G1 स्टेज बताई थी, S फेज बताई थी, G2 फेज बताई थी, G0 फेज बताई है, प्रो फेज बताया है, मेटा फेज बताया है, एना फेज बताया है, टीलो फेज बताया है। मतलब कि मीन्स दैट मैं सारी जितने भी स्टेजेस हैं इन सबको 1 बाय 1 आपको अच्छे से समझाऊंगी, एंड अभी मैं इतना ही पढ़ाऊंगी। थैंक यू गाइज़। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।